उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा 2023 अन्य पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का टेस्ट आयोजित कर रहे हैं। इस टेस्ट के अंतर्गत देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, क्या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिग्री को आपस्त करने के पश्चात आदेश 7 नियम 10 व्यय प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद पत्र लौटाने का निर्देश दे सकेगा? अब इसमें देखिए, हाँ निर्देश दे सकेगा। ये देखिए हमारा जो बनता है आंसर, इसमें देखिए वो बनता है हमारा डी, यानी इसमें डी आंसर बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 के स्पष्टीकरण के अनुसार अपील पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिग्री को आपस्त करने के पश्चात वाद पत्र को लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए हमारा जो है वो देखिए हमारा, क्या अवयस्क एकमात्र वादी वयस्क होने पर उसके नाम से वाद मित्र द्वारा दायर वाद को अयुक्तियुक्त या अनुचित होने के आधार पर खारिज करने हेतु आवेदन दे सकेगा? देखिए इसमें देखिए नहीं, या फिर वाद मित्र से अनुमति लेकर आवेदन दे सकेगा। इसमें देखिए आंसर बनेगा हाँ, यस, यानी ये बनेगा सी, इसमें सी आंसर बनेगा। देखिए अगर हम देखिए सीपीसी 1908 के आदेश 32 नियम 14 के अनुसार यदि अवयस्क एकमात्र वादी है तो वह वयस्क होने पर आवेदन कर सकेगा और उसके नाम में उसके वाद मित्र द्वारा संस्थित वाद इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि वह अयुक्तियुक्त या अनुचित था। देखिए इसका आंसर देखिए बना हमारा जो है वो बनेगा सी, सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? अब इसमें देखिए सही सुमेलित बताना है आपको। देखिए आप जो है इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो आंसर देखिए बने है अस्थायी आदेश 39, यानी कि सही है। दूसरा देखिए हमारा जो है निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद आदेश 33 सिविल प्रक्रिया, ये भी सही है। उसके बाद देखिए हमारा अपीलीय न्यायालय की शक्ति धारा 102 सिविल प्रक्रिया, ये रॉन्ग है। कैविएट दायर करने का अधिकार धारा 148 प्रक्रिया संहिता है, ये भी सही है। यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1, 2, 4, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि आंसर बनेगा ए। इसमें ए आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अस्थायी आदेश की बात करते हैं, अस्थायी आदेश जो है हमारा सीपीसी के जो आदेश है मतलब जो है 39 से संबंधित है, 39। वहीं पर देखिए निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद सीपीसी की आदेश 33 से संबंधित है। अपील न्यायालय की शक्ति जो है वो आदेश 45 और नियम 13 में प्रदान की गई है, जबकि यहां पर ये रॉन्ग हो जाता है इसका, क्योंकि मतलब यहां पर इसका जो है आदेश 45 और नियम 33 से संबंधित है। वहीं पर देखिए कैविएट 148 है, यानी 148 ए में प्रावधानित किया गया है। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट देखिए हमारा, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है, वादी नहीं और प्रतिवादी द्वारा दावे के केवल एक भाग को स्वीकार किया जाता है, तो न्यायालय देखिए इसमें देखिए संपूर्ण वाद को खारिज कर सकेगा। वाद को वहां तक खारिज कर सकेगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। देखिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा बी, यानी कि वाद को वहां तक खारिज कर सकेगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। ये हम देखिए मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 और नियम 8 के अनुसार जहां वादी की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपस्थित है परंतु वादी नहीं है और प्रतिवादी दावे का एक भाग को स्वीकार कर लेता है, तो न्यायालय वाद को वहां तक खारिज कर सकेगा
जहां तक कि उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। समझिए, क्लियर हो गया ना आपको? जो है इसको देखिए आप, जो है इसका आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, प्रश्न मालाओं में आधारित केवल तभी की जा सकती है जब वे मामलों में, अब इसमें देखिए हमारा, देखिए सुसंगत नहीं है, निंदात्मक है, सद्भावना पूर्वक नहीं है, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई भी। अब देखिए इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा हमारा डी, यानी इसमें डी कहने का मतलब यह है उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई भी। ये देखिए आप, अब देखिए हमारे बात करते हैं, देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 11 नियम 6 के अनुसार किसी भी पर्सन या प्री पर्सन का उत्तर देने की बाबत इस आधार पर कि वह पर्सन कलंकात्मक या विसंगत है या वाद के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं वे विषय जिनके बारे में पूछताछ की गई है उस प्रक्रम में पर्याप्त रूप से तात्विक नहीं है, या फिर विशेषाधिकारों के आधार पर या किसी अन्य आधार पर प्रश्न मालाओं पर आपत्ति की जा सकती है। तो इसका आंसर देखिए बनेगा हमारा वो डी आंसर है। इसको देखिए नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए कुछ प्रश्न प्रावधानों के विषय में नीचे सूची उनसे संबंधित धारा आदेश की संख्या सूची 2 में वर्णित है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और उनके दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। आप देखिए, अब देखिए इसमें देखिए हमारा, देखिए पहले मैंने भी कहा था इसको ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें देखिए आंसर देखिए आपका जो है शपथ पत्र, शपथ पत्र देखिए हमारा वो है आदेश 19 से है, यानी ए का 3। क्लियर होगा आपको जो है। उसी प्रकार देखिए निर्णय पूर्व गिरफ्तारी, ये निर्णय पूर्व गिरफ्तारी जो है ये बनेगा आदेश 38 से, मतलब यह है हमारा 4 से, यानी बी का 4। उसी प्रकार देखिए हमारा साक्ष्यों के परीक्षण के लिए कमीशन जो है ये बनेगा हमारा 1, यानी कि सी का 1। उसके बाद देखिए निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद जो है ये बनेगा आदेश 33, यानी कि हमारा 2। आंसर बन जाता है देखिए हमारा 3 4 1 2। अब 3 4 1 2 में देखिए हमारा जो आंसर होगा वो बनेगा हमारा सी, यानी इसका ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर इसके मिलान की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारा जो है जो शपथ पत्र है वो आदेश 19 से संबंधित है, वहीं पर निर्णय की पूर्व गिरफ्तारी आदेश 38 से संबंधित है, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए कमीशन जो है आदेश 26 है, वहीं पर निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद आदेश 33 तक संबंधित है। अब देखिए इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए अब जो है इसका आंसर बनेगा हमारा यानी सी। नेक्स्ट देखिए हमारा, एक प्रतिवादी को अपने कथन न्यायालय में दाखिल करने के समय सीमा सामान्यता है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है समन की तामील 30 दिन के अंदर या न्यायालय की अनुमति से 90 दिनों के अंदर होनी चाहिए, यानी इसका आंसर बनेगा हमारा सी, ये बन जाता हमारा सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 8 और नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उस पर समन की तामील होने की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल कर सकेगा, परंतु जहां पर प्रतिवादी 30 दिन के उपरोक्त अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने में असफल रहता है, वहां पर उसे अन्य दिन पर जो भी न्यायालय में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और लेकिन उस समन की तामील के दिनांक से 90 दिन के पश्चात का नहीं होगा, उसे दाखिल करने की आज्ञा दी जाएगी। देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा हमारा सी, इसका सी बन जाता है। नेक्स्ट, किसी ऐसे वाद में जो व्यक्तिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है निर्णय के पूर्व की कुर्की, अब इसमें देखिए हमारा मात्र इस कारण पुनः प्रवर्तित नहीं होगी कि व्यक्ति के कारण वाद खारिज करके आदेश आपस्त कर दिया गया है,
देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा ए, यानी ए आंसर बन जाता है। यानी कहने का मतलब देखिए, किसी वाद में जो व्यक्त कर्म कारण खारिज कर दिया जाता है, निर्णय के पूर्व की कुर्की मात्र इस कारण पुनः परिवर्तित नहीं होगी कि व्यक्ति क्रम के कारण वाद खारिज करके आदेश अपस्त कर दिया गया। इसका आंसर बनेगा ए। अब देखिए हमारा, देखिए सीपीसी की धारा 1900 यानी आदेश 38 और नियम 11 के 2 के अनुसार कोई वाद जो व्यक्त कर्म के कारण खारिज कर दिया गया हो, निर्णय के पूर्व कुर्की मात्र इस कारण पुनः परिवर्तित नहीं होगी कि व्यक्ति कर्म के कारण वाद खारिज करके आदेश आपस कर दिया गया है और वाद प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। आंसर देखिए हमारा बनेगा इसमें ए। इसको देखिए नेक्स्ट, अकिंचन व्यक्तियों के वाद के उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में कहां दिए गए हैं। देखिए इसमें देखिए हमारे दिए गए आदेश 33 या हमारे 33 में, ये इसका ये आंसर बन जाता है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 33 में अकिंचन व्यक्ति के वाद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आदेश 32 में अवयस्क के और विकृतचित व्यक्तियों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। वहीं पर धारा 55 में गिरफ्तारी व निरोध तथा धारी 89 में न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधान है। इसका देखिए आंसर बन जाता है हमारा ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, स्थानीय अनुसंधान के प्रयोजन के लिए कमीशन को निर्गत किया जा सकता है। देखिए इसमें देखिए आप जो है ये आंसर देखिए, इसमें देखिए हमारा किसी भी तथ्य के साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए नहीं, ये नहीं हो पाएगा जो है। उसके बाद देखिए विवाद के किसी भी मामले में विशदीकरण के कारण, ठीक है, अंतकालीन लाभ की राशि का निर्धारण करने के लिए, संपत्ति के बाजारों मूल्य का निर्धारण करने के लिए। इसमें देखिए हमारा 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। आंसर बन जाता है बी, यानी ये हमारा बी आंसर बन जाता है। अब देखिए हमारा जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत स्थानीय अनुसंधान के लिए कमीशन निकाला जा सकता है यदि न्यायालय किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए या किसी संपत्ति के बाजार मूल्य की या किसी मध्यवर्ती लाभों के लिए, या फिर कह सकते हैं हम वार्षिक शुद्ध लाभों या नुकसानों की राशि को अभिनिश्चयन के प्रयोजन के लिए स्थानीय अनुसंधान करना उचित समझता है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम कमीशन निकाला जा सकता है जिसे वह ठीक समझता है या समझा जाता है। तो देखिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा बी, ये हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रपाकप या रिसीवर होता है। प्रपाक रिसीवर देखिए हमारा जो है ये होता है, देखिए इसका देखिए न्यायालय का अधिकारी होता है, या फिर देखिए हमारा जो है यानी वादी का एजेंट होता है, प्रतिवादी का एजेंट होता है, वाद के पक्षकारों का एजेंट होता है। देखिए रिसीवर या प्रापक जो होता है वो न्यायालय का अधिकारी होता है। इसका आंसर ए बनेगा। देखिए अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अदाता न्यायालय का अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति न्यायालय के विवेकाधिकार पर होती है, या फिर रिसीवर का सेवाओं के लिए परिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत कर सकेगा। वहीं पर देखिए हमारा जो केस है मतलब जो है राम शरण दास बनाम शांति देवी के मामले में कहा गया है कि रिसीवर न्यायालय का एक प्रतिनिधि होता है, या प्रपाक या अदाता, प्रपाक और जो है रिसीवर, ये न्यायालय का प्रतिनिधि होता है। यह आंसर बने ए। नेक्स्ट, वाद में प्रारंभिक डिग्री दी जा सकती है। वाद में प्रारंभिक डिग्री दी जा सकती है। देखिए इसमें विभाजन के लिए, भागीदारी के लिए, कब्जा व अंतकालीन लाभ के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए।
देखिए इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, यानी सभी के लिए। ये आंसर आता है हमारा डी। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 के तहत डिक्री प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम। डिक्री प्रारंभिक तब होती है जब वाद का पूर्ण रूपेण निस्तारण करने के पूर्व कुछ कार्रवाई पूरी होना शेष रह जाती है, तो वो प्रारंभिक डिक्री होती है। और ऐसी डिक्री के द्वारा वादग्रस्त सभी मामलों में से कुछ ही संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से निर्धारण हो पाता है। वहीं पर आदेश 20 नियम 18 के अंतर्गत विभाजन के लिए, आदेश 20 नियम 15 में भागीदारी के विघटन के लिए, आदेश 20 कब्जा और अंतकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। इन्हें देखिए आगे जरा ध्यान दीजिए आप जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा आंसर क्वेश्चन, संहिता के आदेश 39 का कौन सा नियम यह उपबंधित करता है कि किसी भी निगम को निर्दिष्ट व्यवदेश न केवल निगम पर ही आबादकारी होगा बल्कि निगम के उन सभी सदस्यों और अधिकारियों पर भी आबद्धकारी होगा जिनका व्यक्तिगत कार्य को अवरुद्ध करने के लिए वह चाहा गया है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा नियम 5, यानी कि डी आंसर। इसमें हमारा ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सीपीसी के आदेश 39 नियम 5 के अनुसार, किसी निगम को निर्दिष्ट आदेश न केवल निगम पर ही आबद्धकारी होगा बल्कि निगम के उन सभी सदस्यों अधिकारियों पर भी आबद्धकारी होगा जिनके व्यक्तिगत कार्यों के अवरुद्ध करने के लिए वह चाहा गया है। इसका आंसर देखिए हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान न्यायालय द्वारा दिए गए व्यवदेश की अवहेलना से संबंधित है। यह बनेगा आदेश 39 नियम 2A, यानी इसका आंसर बनेगा सी। अब देखिए इसमें सी की बात करें, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 2A के अनुसार यदि कोई पक्षकार व्यवदेश का अवहेलना या भंग करता है तो उसके अन्य संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा और ऐसी कुर्क 1 वर्ष तक प्रभाव में रहेगी। यदि इस अवधि के पश्चात भी अवहेलना या भंग की जारी रहती है तो संपत्ति को बेच दिया जाएगा और अक्षतिग्रस्त पक्षकार की क्षतिपूर्ति की जाएगी। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए इसमें उसे सिविल कारागार के निरुद्ध किया जाएगा, लेकिन यह अवधि 3 माह से अधिक नहीं होगी। अब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, किस मामले में न्यायालय व्यवदेश दे सकता है? किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई चलाने से रोकने हेतु, या फिर किसी व्यक्ति को दंडिक कार्रवाई संस्थित करने हेतु, या फिर किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने से रोकने के लिए। इसका आंसर बनेगा सी, यानी इसमें किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने से रोकने के लिए न्यायालय व्यवदेश दे सकता है। देखिए इसमें बनेगा सी आंसर। अब देखकर हम बात करते हैं सीपीसी के आदेश 39(1) के अनुसार, जहां किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाए कि वाद में वादग्रस्त संपत्ति के बारे में किसी पक्षकार द्वारा नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाए जाने या अंतरित किए जाने का खतरा है, या फिर कह सकते हैं प्रतिवादी ऋणदाताओं के साथ कपट करने के लिए अपनी संपत्ति को हटाने व्यन करने की धमकी देता है या फिर ऐसे करने का आशय रखता है। यह प्रतिवादी वादी के वादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या उसे अन्यथा क्षतिग्रस्त करने की धमकी देता है, तो न्यायालय वाद के अंतिम निर्णय तक अग्रिम आदेश तक उपरोक्त कार्य को या से परिवृत्त रहने के आशय का अस्थायी व्यवदेश जारी कर सकता है, यानी कि इंजेक्शन दे सकता है या फिर यह व्यवदेश जारी कर सकता है। इसका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कैवियट तब दाखिल किया जा सकता है जब कोई
इसमें देखिए हमारा वाद संस्थित हो, कार्रवाई आरंभ या संस्थित हो, वाद संस्थित किया जा सकने वाला हो, या फिर वाद या कार्रवाई संस्थित हो या संस्थित होने वाली हो। इसका बनेगा डी आंसर, ये बन जाता है हमारा डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A एक के अनुसार, जहां किसी वाद में या कार्रवाई में न्यायालय के समक्ष संस्थित है या संस्थित की जाने वाली है, जिसमें कोई आवेदन किया गया है या किया जाने का आशा है, वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन पर न्यायालय के समक्ष उपसंजित होने का दावा करता है, उस संबंध में एक आपत्ति पत्र या कैविएट प्रस्तुत की जा सकती है या किया जा सकता है। इसमें आंसर में देखिए हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट, व्यवहार न्यायालय को किस प्रावधान के अंतर्गत या किसी उद्देश्य के लिए अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई है। अब देखिए यहां पर जो है धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन न्यायालय के उद्देश्य की पूर्ति की आवश्यकता के लिए, यानी इसमें आंसर बन जाएगा हमारा ए इसका आंसर बन जाएगा। देखिए हमारा देखिए, अब देखिए अगर हम बात करते हैं सीपीसी, यानी कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 151 के अंतर्गत न्याय के उद्देश्य की पूर्ति की आवश्यकता के लिए अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई है। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। इस पदावली का अर्थ बहुत विस्तृत है, किंतु उसका अर्थ न्याय की अस्पष्ट अनिश्चित धारणाओं से नहीं है। इसका अर्थ विधि और नियम के अनुसार किए जाने वाले न्याय से है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उन शक्तियों के अतिरिक्त होती है जो संहिता द्वारा न्यायालय को उल्लेखित रूप में प्रदान की गई है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा ए आ जाता है। नेक्स्ट, डिक्री के निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है जो कि परिसीमा अवधि के परे था। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए परिसीमा अधिनियम धारा 5 के अधीन देरी अक्षम्य है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 143 के अधीन अक्षम्य है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के द्वारा देरी क्षम्य है, यानी इसका बनेगा सी आंसर, यानी इसका आंसर हमारा सी बन जाता है। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 डिक्री और आदेश के निष्पादन से संबंधित है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 को बाहर रखा गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की कुछ परिस्थितियों में समय विस्तार का प्रावधान है, तो इसमें देखिए आंसर बनेगा हमारा सी, ये सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील कहां दायर की जा सकती है। देखिए द्वितीय अपील जो दायर की जा सकती है वह हमारे उच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसका आंसर बन जाता है ए। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य के यथार्थवादी निरूपण पर आधारित न होकर केवल विधि के साधारण प्रश्न पर आधारित है। जनपद न्यायालय में धारा 98 के अंतर्गत मूल डिक्री की अपील तथा उच्चतम न्यायालय में अपील धारा 109 के अंतर्गत की जा सकती है। इसका आंसर देखिए हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्ति में सम्मिलित नहीं है। अब अपील शक्ति में सम्मिलित नहीं है, देखिए इसमें मामले के अंतिम रूप से अवधारणा, वाद के नए सिरे से विचरण। देखो वाद का नए सिरे से विचरण जो है अपीलीय न्यायालय की शक्ति में सम्मिलित नहीं है, यह आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 107 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को निम्नलिखित कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जो है मामले को अंतिम रूप से अवधारित करने की, मामले को प्रतिषेध करने की, वाद पत्र तैयार करने और उसे परीक्षण करने के निर्देश करने की, अतिरिक्त साक्ष्य लेने की और ऐसे साक्ष्य को लिया जाना अपेक्षित करने की, परंतु वाद का नए सिरे से विचारण करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है।
देखिए मैं आपको बताया है, ये तो अपना इसको पावर है, पर जो है नए सिरे से वाद का विचार करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट, स्थानीय अनुसंधान के प्रयोजन के लिए कमीशन को निर्गत किया जा सकता है। अब इसमें देखिए हमारा, देखिए किसी भी तथ्य के साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, वाद विवाद के किसी मामले को विशदीकरण के लिए, अंतकालीन लाभ की राशि के निर्धारण करने के लिए, संपत्ति को बाजारू मूल्य का निर्धारण करने के लिए। इसका आंसर बनेगा सी, यानी चारों सही है हमारे, ये आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किस प्रश्न का निर्धारण किया जा सकता है। देखिए, यानी डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किस प्रश्न का निर्धारण किया जा सकता है। डिक्री धोखे से प्राप्त की गई है, इसका नहीं। कोई व्यक्ति डिक्री का पक्षकार या इसका प्रतिनिधि है या नहीं, इसका बनेगा बी आंसर। यानी कि मतलब जो है डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय, कोई व्यक्ति डिक्री का पक्षकार है या इसका प्रतिनिधि है या नहीं, इसका निर्धारण किया जा सकेगा। यानी देखिए हमारा इसका आंसर बनेगा, देखिए बी आंसर, ये आंसर हमारा बी बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी जो है सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 47 के अनुसार वे सभी पर्सन जो उस वाद के पक्षकार या उसके प्रतिनिधियों के बीच में पैदा होते हैं जिसमें कि डिक्री पारित की गई थी, और जो डिक्री का निष्पादन उन्मोचन चुराने से संबंधित है। डिक्री का निष्पादन न्यायालय द्वारा न कि पृथकवाद द्वारा आधारित किया जाएगा। कोई व्यक्ति डिक्री का पक्षकार या इसका प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसे प्रश्न का निपटारा करने के लिए निष्पादक न्यायालय डिक्री की जांच कर सकता है। इसका आंसर देखिए हमारा बी। नेक्स्ट, इनमें संयोजन सम्मिलित करना है। देखिए आपका जो है विचाराधीन, इसमें देखिए हमारा जो है 11 में ठीक है, प्राग न्याय 10 भी ठीक है, निर्णय की डिक्री 33 ये रोंग है, साक्षी का समन ये भी हमारा सही है। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, ये रोंग है। यानी कि देखिए हमारा जो आंसर बनेगा बी, यानी ये हमारा बी बन जाता है। 1 2 4, यानी अब देखिए इसमें जो है अब इसमें देखिए आगे देखिए, अब जो है इसमें देखिए मतलब जो है, अगर इसका देखिए अगर हम बात करते हैं विचाराधीन, इसकी मतलब जो है साक्ष्य जो है ये बनेगा हमारा, देखिए ये 10 में बनेगा, और प्राग न्याय जो है ये बनेगा हमारा 11 में, और हमारा साक्षी का संबंध जो है ये बनेगा हमारा 32 में। यानी कि ये जो है हमारा ये इसमें रोंग रहे, यानी ये ठीक हमारा जो है इसका आंसर बनेगा ये 1 2 4। नेक्स्ट देखिए हमारा, क्या विदेशी न्यायालय में किसी भी वाद को लंबित होना उस वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालय को प्रवृत्त करेगा। अब देखिए इसमें आंसर नहीं, इसका आंसर बनेगा नहीं, ये बी आंसर बन जाएगा इसका जो है। अब देखिए सीपीसी 1908 की धारा 10 का स्पष्टीकरण के अनुसार विदेशी न्यायालय में किसी भी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी भी वाद का विचारण करने से, यानी कि भारत में के न्यायालय को प्रवृत्त नहीं करता है। इसका आंसर बनेगा बी, या बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाद प्राग न्याय से संबंधित है। अब देखिए प्राग न्याय की बात करते हैं, देखिए हमारा जो है इसमें सत्यचरण बनाम देवराजन, ये इसका आंसर ए बन जाता है। देखिए अब देखिए सत्यचरण इसमें देखिए जो है सत्यचरण बनाम देवराजन में क्या किया है, देखिए जो 1960 का वाद है, उच्चतम न्यायालय ने प्राग न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट विवेचना की है, इसके अंतर्गत ये आंसर बन जाता है हमारा ए। देखिए इसमें इतना कुछ नहीं, चेक कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।